सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद कुणाल काफी घबराते हुए अपने कमरे की तरफ गया। शिवी से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और वो किस तरह रिएक्ट करेगी, बस इसी सब में उलझा हुआ था। एक अजीब सी घबराहट उसे हो रही थी, जैसे वो कोई पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा हो। कमरे में शिवी दुल्हन के जोड़े में खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। कुणाल कमरे में तो गया, लेकिन उल्टे पैर वापस भाग आया। शिवी ने उसकी यह हरकत नोटिस कर ली और मन ही मन सोचा, इसको क्या हुआ है? कहीं कुछ और प्लान तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा ये। भाई ने पहले ही डरा के रखा है। कुणाल बाहर आया और भागते हुए कॉरिडोर के दूसरी तरफ जाकर उसने अपने दोस्त कार्तिक सिंघानिया को फोन लगाया। कार्तिक रात भर के जागरण से थका हुआ था और उसे नींद आ रही थी। इस टाइम कुणाल का फोन आते देख उसने झुंझलाकर फोन उठाया और कहा, अब क्या हो गया? इस टाइम तुझे अपनी वाइफ के साथ रोमांस करना चाहिए और तू मेरे साथ लगा पड़ा है। देख, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। कुणाल ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ तो मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ। मेरी ऑलरेडी एक पत्नी है। मैं तेरे साथ रोमांस करके अपना मुंह का टेस्ट क्यों खराब करूंगा साले? कार्तिक सिंघानिया ने परेशान होकर कहा, जब तुझे पता है सब कुछ तो फिर मुझे फोन क्यों किया? जा अपने कमरे में, वो तेरा इंतजार कर रही है। इस बात पर कुणाल ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, अबे यार, वही तो नहीं हो रहा मेरे से। कोशिश कर रहा हूँ कमरे में जाने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। कार्तिक सिंघानिया ने उसे ताना मारा, अच्छा बेटा, अंगूठी ढूंढते हुए उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत थी तेरे में, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। कमाल है बेटा, बहुत अच्छा जा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी इस हरकत से शिव नाराज हो जाए और सच में एक जहर का इंजेक्शन तुझे मार दे। गला काटते तो देखा ही तूने उसे। कुणाल ने घबरा कर कहा, तेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें ही आती हैं। क्यों कुछ अच्छा नहीं सोच सकता है तू? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, जिसका नया नया पति कमरे में आने की बजाय अपने दोस्त के साथ लगा पड़ा हो, उसकी बीवी उसका मर्डर ही करेगी। अब जा जल्दी और सुन, जाकर सबसे पहले अपने प्यार का इजहार कर देना। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। कुणाल ने डरते हुए पूछा, अब इस साले, तू मुझे युद्ध के मैदान में भेज रहा है क्या? कार्तिक ने भी हंसते हुए कहा, प्रेम भी तो एक युद्ध का मैदान ही है भोले। जा जाकर अपनी तलवार निकाल, युद्ध तो पहले ही जीत चुका है। अब हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दे। अब फोन रख और मुझे सोने दे। कार्तिक सिंघानिया ने कुणाल की कोई भी बात सुने बिना ही फोन रख दिया। कुणाल की क्या परेशानी थी वो बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन इस सब में अगर कोई कुछ कर सकता था तो वो था सिर्फ कुणाल। वहां से अपने घर आने से पहले भी कार्तिक सिंघानिया ने उसे अच्छा खासा मोटिवेशनल लेक्चर दिया था, लेकिन शिवी के सामने जाते ही कुणाल का सारा मोटिवेशन घुटनों में आ गया। कुणाल परेशान हो गया था। उसकी माँ ने उसे कॉरिडोर में टहलते हुए देखा तो पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुणाल ने अपने डर को मन के अंदर दबाया और कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं बस मुझे फ़ोन करना था। मेरा कॉल आया था तो उसको अटेंड करने के लिए मैं यहाँ चला आया। कुणाल की माँ ने कुणाल के हाथ में पकड़े उस फ़ोन को देखा और कहा, बात हो गई ना, तो अब जाओ कमरे में। कुणाल ने हकलाते हुए कहा, हाँ मैं जा रहा था, मैं बस जा ही रहा था। कुणाल डरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कुछ कदम चलकर उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। कुणाल ने अपने सीने पर हाथ रखा और जैसे तैसे अपने कमरे के बाहर पहुंचा। अंदर जाने से पहले उसने एक बार फिर नज़र घुमाकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ अभी भी खड़ी थी। कुणाल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुणाल की माँ भी वहाँ से चली गई, लेकिन कुणाल के सामने अब शिवी भौहें टेढ़ी किए खड़ी थी। मित्तल निवास में अव्यांश छत पर खड़ा था। जो कुछ हुआ था उससे घर वाले नाराज थे। घर वालों में भी एक दादी थी और एक उसकी माँ। वाकई यह प्लान फेल होता या इसमें जरा सी भी कोई गड़बड़ होती तो कुहू और नेत्रा दोनों की लाइफ खतरे में आ जाती। इतना सब कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। उसे जो ठीक लगा उसने वही किया।
निर्वाण तो आग लगाकर वहां से जा चुका था। चित्रा ने भी उसे बुरी तरह हड़काया था, ऐसे हड़काया था कि उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब कुहू के माँ पापा चित्रा के साथ कैसे पेश आते हैं, ये तो उनका मैटर था। फिलहाल यहाँ अव्यांश मायूस खड़ा था। निशी की माँ ने निशी को समझाते हुए कहा, इतना कुछ हो गया, तुझे इस वक्त अव्यांश के पास होना चाहिए। मिश्रा जी ने भी निशी को समझाते हुए कहा, अव्यांश के इरादे गलत नहीं थे, बस उसका थोड़ा तरीका थोड़ा रिस्की था। तेरी दादी सास की नाराजगी समझ में आती है, इस तरह की हरकत से काफी कुछ गलत हो सकता था। नहीं हुआ, यह भगवान की कृपा है। इस वक्त उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। पति पत्नी चाहे कितना भी आपस में लड़ते हो, लेकिन जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करे, उस वक्त वह अपने जीवन साथी को ही ढूंढता है। जा जाकर देख उसे। निशी खुद भी तो बात करना चाह रही थी। अव्यांश ने क्या देखा क्या समझा, इस बात को भी तो क्लियर करना था। निशी भागते हुए छत पर गई, लेकिन अव्यांश को अपने सामने पीठ किए खड़ा देख वह रुक गई। पता नहीं ये मुझसे बात करेगा भी या नहीं, इसके मूड का तो कोई भरोसा ही नहीं होता। वैसे ही पिछले कुछ दिनों से मेरी कहाँ सुन रहा है। निशी दबे पांव अव्यांश की तरफ बढ़ी और बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने अव्यांश के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन अव्यांश ने बिना पीछे देखे कहा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? निशी के मुंह से गलती से निकल गया, वो माँ पापा ने कहा कि। अव्यांश एकदम से पलट गया और निशी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। अव्यांश ने निशी की तरफ देखते हुए कहा, इंसान को कोई भी काम किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा मन नहीं था तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। एटलीस्ट झूठ ही बोल देती तो शायद मुझे अच्छा लगता। खैर छोड़ो ये सब, अब तुम आ ही गई हो तो मैं सोच रहा हूँ तुमसे थोड़ी बात कर लूँ। अव्यांश का यह बर्ताव अब निशी को खलने लगा था। बात करने की बात सुनकर निशी ने भी कहा, हाँ मुझे भी तुमसे बात करनी है। वो तुमने जो देखा। अव्यांश ने एकदम से अपना हाथ दिखाकर निशी को चुप रहने का इशारा किया और कहा, मैंने क्या देखा क्या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि तुम क्या चाहती हो, और तुम जो चाहती हो वही होगा। निशी, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रख सकता, और ना मैंने कभी तुम्हें बांध कर रखने की कोशिश की है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो और ना सम्मान हो, ऐसे रिश्ते का टूट जाना बेहतर होता है। अब तो कोई भी ऐसी वजह नहीं रही कि मैं तुम्हें रोक सकूं। शिवदी की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। आगे तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अपना सामान पैक कर लो, शाम को तुम अपने मम्मी पापा के साथ बेंगलोर वापस जा रही हो। अपने बेंगलोर जाने की बात सुनकर निशी का दिल धक से रह गया। सामान पैक कर लो मतलब? निशी ने पूछा तो अव्यांश ने वापस पलटकर अपनी आंखों की नमी छुपाई और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था घर की इस शादी में किसी भी तरह का कोई हंगामा हो। शादी सही से संपन्न हो गई, अब मुझे तुम्हें बांध के रखने की जरूरत नहीं है। घर की बहू होने की जिम्मेदारी तुमने काफी अच्छे से निभाई है। अब मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करता हूँ। आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। अपना सामान पैक कर लो, बाकी का मैं भिजवा दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। निशी हक्की बक्की रह गई। क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसे मिले ही नहीं। कहाँ तो वो अव्यांश को समझाने आई थी और कहाँ अव्यांश एकदम से हर रिश्ता तोड़ने को कह रहा था। निशी को चुप देख अव्यांश वापस उसकी तरफ मुड़ा और कहा, तुम घर वालों की टेंशन मत लेना। मैं कह दूंगा कि मेरी लाइफ में कोई है, इसलिए मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बाय। अव्यांश नजर झुकाए वहां से चला गया। निशी अव्यांश को जाते देखती रही। अब क्या करेगी निशी? अपने रिश्ते को ऐसे ही टूटने देगी? नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। निशी घबराई हुई सी अव्यांश के पीछे भागी। अव्यांश छत से सीधे नीचे उतरकर आया और मिश्रा जी के कमरे में गया। वहाँ मिश्रा जी और निशी की माँ दोनों ही अपना सामान पैक करने में लगे हुए थे। अव्यांश ने आकर उन दोनों के पैर छुए और कहा, मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ। रेणु जी ने अव्यांश के गाल को छुआ और पूछा, ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप हमसे इतना नाराज हैं?
अव्यांश ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, मैंने कहा था कुछ दिन रुक जाइए यहाँ पर, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो जाना है। क्या यह आपका घर नहीं है? क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? रेणु जी ने बड़े प्यार से कहा, रुकने को तो हम रुक जाएं, लेकिन वहाँ भी तो ज़रूरी है। निशी के चाचा के घर में भी शादी है, वहाँ भी तो जाना है। रिश्तेदारों के बीच आपसी रिश्ते चाहे जैसे भी हो, रिश्तेदारी निभानी ही पड़ती है, इसलिए हम फिर कभी आ जाएंगे। अव्यांश ने कुछ सोचते हुए कहा, अब अगर निशी के चाचा जी के घर में शादी है तो फिर निशी का जाना भी तो जरूरी होगा। शादी के बाद वो किसी से मिली नहीं है, जब भी बैंगलोर गई है वापस बिना किसी से मिले चली आई है। आई थिंक ये उसके लिए बेहतर मौका होगा हर किसी से मिलने का। मिश्रा जी ने रेनू की तरफ देखा और कहा, लेकिन बेटा ऐसे निशी का यहाँ से जाना सही नहीं होगा। अव्यांश ने सवाल किया, मैं सही गलत की बात कहाँ से आ गई? उसके कज़न की शादी है, उसका जाना तो बनता है। और वैसे भी इस बारे में मैं घर में सबसे बात कर लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निशी जाएगी और ज़रूर जाएगी। फिलहाल आप लोग निशी को अपने साथ ले जाने की तैयारी कीजिए। निशी भागते हुए अव्यांश को रोकने आई थी, लेकिन इतनी देर में अव्यांश ने सारी बातें कर ली। अब निशी चाहकर भी अपने माँ पापा के सामने बहाना नहीं बना सकती थी, क्योंकि उसने खुद भी उस शादी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। मिश्रा जी ने पूछा, अव्यांश बेटा आप भी हमारे साथ चलते तो हमें अच्छा लगता। अव्यांश ने मिश्रा जी का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से मना करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे भी लगता, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पर भी तो बनती है मेरी। अभी एक बहन की शादी हुई है और दूसरी के लिए खड़ा होना है, फिर तीसरी की सगाई भी तो होनी है और चौथी के लिए लड़का देखना है। निशी की माँ को याद आया, अरे हाँ, काया की सगाई होनी है ना, कब का मुहूर्त निकला है? अव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, अरे माँ वो 15 दिन के बाद जब नवरात्रि शुरू होगी ना, उसी में, नए साल के मौके पर। मिश्रा जी ने खुश होकर कहा, यह बढ़िया है, नए साल के मौके पर शुभ कार्य। काया की सगाई के बारे में सुनकर निशी हैरान रह गई। उसके मुंह से निकला, काया की शादी तय हो गई? कब? निशी की बात सुनकर मिश्रा जी और रेणु जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ने एक साथ पूछा, तुझे नहीं पता इस बारे में? अपनी बेटी के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को देखकर दोनों ही समझ गए। रेणु जी ने नाराज होकर कहा, तू कहाँ रह रही है आजकल कि तुझे यह बात तक नहीं पता? हम सबको पता है, हमारे सामने यह रिश्ता तय हुआ है और ये बात आज की नहीं है। संगीत वाले दिन ही सब कुछ सही हुआ था और तुझे अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं है। निशी तू इस घर की बहू है। निशी को डांट पड़ते देख अव्यांश ने उसे डिफेंड करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं माँ, मेरे दिमाग से निकल गया था। जिस टाइम ये सब फिक्स हुआ था उस टाइम निशी का एक्सीडेंट हो गया था, वो बेचारी तो हॉस्पिटल में थी, मैं ही नहीं बता पाया। फिर अगले दिन शादी के चक्कर में यह बात ही दिमाग से निकल गई। आप लोग अपनी पैकिंग करिए, निशी भी तब तक अपना सारा सामान समेट लेगी, मेरा मतलब अपनी ज़रूरत का सारा सामान समेट लेगी। शुभ को नींद नहीं आ रही थी, वह ऐसे ही बाहर जाने के लिए निकला था जब उसने अव्यांश की सारी बातें सुनी। निशी के बैंगलोर जाने की बात सुनकर शुभ थोड़ा परेशान हो गया। अव्यांश गेस्ट रूम से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ने को हुआ तो शुभ ने उसे रोकते हुए कहा, निशी यहाँ से जा रही है क्या? अव्यांश ने कंफ्यूज होकर कहा, हाँ वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रही है। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? शुभ परेशान हो गया था और उसकी परेशानी उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। फिर भी शुभ ने बात बदलते हुए कहा, नहीं मैं क्यों परेशान होने लगा, मैं तो बस ये कह रहा था कि अभी अभी घर की बेटी की विदाई हुई है और एकदम से बहू भी चली जाएगी तो घर काफी सुना सुना लगेगा। तुझे नहीं लगता कि इस टाइम उसे तेरे पास होना चाहिए? I mean, जिस तरह घर वाले तुझसे नाराज है और तेरे पापा से भी, ऐसे में ना तेरे मनाने का कोई फायदा होगा ना तेरे पापा का। निशी रहती तो वो घर वालों को मना सकती थी। अव्यांश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। I mean, घर वाले हैं मेरे, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उन्हें। थोड़ी देर नाराज़ रहेंगे, अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे, कान पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा तो माफ़ भी कर देंगे। हाँ मैंने जो किया वो गलत था,
लेकिन इतना भी गलत नहीं था कि कुछ नहीं होगा चाचू, आप परेशान मत होइए। शिविदी के लिए मुझे जो करना था वो मैंने किया, अब कूदी के लिए करना है। उनके लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढना है। फिलहाल मुझे बाहर जाना है, आपको कुछ और कहना है? अभ्यांस के इस तुकबंदी पर शुभ ने भी वाह 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 कह दिया। दोनों ही हंस पड़े। अभ्यांस बाहर निकल गया और शुभ वहीं रह गया। अभ्यांस के जाने के बाद शुभ के चेहरे पर परेशानी की लकीर फिर वापस आ गई, लेकिन वो निशी को रोके कैसे? लावण्य ने जिस तरह का प्लान बनाया था उसके लिए निशी का यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी था। इसके लिए घर वालों से बात करनी थी। वह सीधे दादी के कमरे में गया। अव्यांश अपनी बात कहकर बाहर तो निकल गया, लेकिन निशी परेशान खड़ी रही। मिश्रा जी ने उससे जाकर जल्दी से पैकिंग करने को कहा तो वो कमरे में आ गई, लेकिन कमरे में आकर उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि वह अपना सामान पैक करे। अव्यांश ने साफ कह दिया था कि आज इस घर में उसका आखिरी दिन है और बस यही बात निशी को परेशान कर रही थी। उसे नहीं जाना था इस घर से, नहीं जाना था अव्यांश की जिंदगी से। सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत चाहती थी। अब तक उसे अव्यांश की बदमाशियों की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह अव्यांश शांत हो गया था वह निशी को खटक रहा था। निशी ने अपनी अलमारी खोली, लेकिन कपड़े देखकर उसका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि वह उन्हें निकालकर बैग में डाले। फिर भी एक दो कपड़े उसने बाहर निकाले तो उसके अंदर रखे उसके घर के पेपर्स उसके साथ ही बाहर निकल आए। उन पेपर्स को देख निशी एक बार फिर परेशान हो गई। वो यहाँ से जाए या ना जाए, अव्यांश के साथ इस रिश्ते में रहे या ना रहे, एक बार फिर यह सवाल सर उठाने लगा था। निशी ने उन पेपर्स को अलमारी के हवाले किया और बालकनी में चली आई। ठंडी बहती पछुआ हवा निशी के चेहरे से टकराकर उसे सुकून दे गई, लेकिन आंखों ने जो देखा एक बार फिर उसका मन बेचैन कर गया। अव्यांश अपनी गाड़ी से बाहर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसी टाइम प्रेरणा अपनी ओपन जीप लेकर वहां चली आई और अव्यांश की गाड़ी के ठीक सामने लगा दिया। उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, शायद रास्ता देने को लेकर। दोनों को लड़ते देख निशी के मन को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन यह ज्यादा वक्त तक नहीं रहा। अव्यांश अपनी गाड़ी से निकला और जाकर प्रेरणा की गाड़ी में बैठ गया। प्रेरणा ने भी अपनी जीप स्टार्ट की और वहां से दोनों ही निकल गए।